हेलो एंड वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ शुभम। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको देखना हो कि प्रतिस्थापन विधि और वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। हम आज पूरा बेसिक से प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे। तो इसमें प्रतिस्थापन विधि के प्रश्नावली 3.2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो आइए बिना देरी किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका हल करेंगे। हमारे पास ये समीकरण दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 14, x प्लस वाई इक्वल 14। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है और x माइनस वाई इक्वल 14 ये समीकरण नंबर 2 है। x माइनस वाई इक्वल 4 ये समीकरण नंबर 2 है। तो पहले समीकरण प्रतिस्थापन विधि में देखिए, पहले समीकरण 1 से किसी एक का मान निकाल लेंगे, या तो x का या तो y का मान निकाल के समीकरण 2 में रखेंगे और उसके बाद समीकरण 2 से किसी चर का मान आएगा समीकरण 1 में रख देंगे, तो फिर हमारा x और y की वैल्यू आ जाएंगी। तो आइए देखते कैसे ये हल होगा। तो समीकरण 1 से पहले लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इक्वल 14। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। इसमें से हम x को यहीं पर रहने दें और y को इधर कर दें, यानी कि हम यहाँ से x का मान निकाल लें। तो x का मान हम यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, तो x को यहीं रहने देते हैं, y को इधर कर देते हैं। तो x इक्वल 14 माइनस वाई। देखिए y इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो गया। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 4। तो समीकरण 2 लिख लेंगे, x माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी आई 14 माइनस वाई। सेम इसी वैल्यू को हम यहाँ पर x के स्थान पर रख देंगे। x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई। तो x के स्थान पर रखेंगे 14 माइनस वाई। अब ये x की वैल्यू हो गई और उसके बाद माइनस वाई, तो ये माइनस वाई हो गया इक्वल 4। देखिए यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे, x का मान जो आएगा उसको समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल 4। इसमें हम x का मान 40 माइनस वाई रखेंगे, उसके बाद माइनस वाई इक्वल 4। अब यहाँ 14 इधर देखिए प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हम चर को एक साथ और अचर को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर 14 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। और देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस 2y। यहाँ पर y 2y हो गया इक्वल 4 माइनस 14। इधर 14 प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस 2y इक्वल माइनस 10। 4 प्लस में था, माइनस 14 और 14 माइनस में था। जब इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 आएगा। अब इसके बाद देखिए माइनस माइनस से कट जाएगा, तो y बराबर 10/2। जब इसका इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे y की जो वैल्यू आएगी वो 5। ये अब देखिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो यही y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, या फिर यहाँ पर भी रखेंगे, या फिर यहाँ पर रखेंगे। चाहे जहाँ भी रखें x की वैल्यू सेम आएगी। तो हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं y इक्वल 5 समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इक्वल 14 माइनस वाई। x इक्वल 14 माइनस वाई। अब देखिए y की वैल्यू 5 आया है, x इक्वल 14 माइनस 5, x इक्वल आ गया हमारा 9। ये हम लोग का आंसर हो गया।
हमें x का और y का मान निकाला था प्रतिस्थापन विधि से, तो हम लोगों ने x और y का मान निकाल लिया। देखिए, जब प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहेगा तो पहले जो हमारे पास रैखिक समीकरण दिया रहेगा उस रैखिक समीकरण को समीकरण 1 और समीकरण 2 मान कर लिख लेंगे। फिर किसी एक समीकरण से, तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 से x और y x का मान निकाल लिया, y को पंचांतर करके x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू जो आई है उसे हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 14 माइनस वाई है, तो x के स्थान पर 14 माइनस वाई रखेंगे। उसके बाद माइनस वाई प्लस 4, जब माइनस वाई माइनस 2y हो गया, y इधर प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद y की वैल्यू 5 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो हम लोग किसी एक समीकरण में y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये चेक करना है कि हमारे जो आंसर है वो सही है, यानी कि जो x का वैल्यू आया है और y का वैल्यू आया है क्या ये सही है। तो आइए हम इसे भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू हमारी 9 आई है, ये जो हमारे पास समीकरण दिया है उसे हम इसमें चेक करते हैं। x की वैल्यू देखिए हमारी 9 आई है, तो 9 प्लस और यहाँ पर y है तो y की वैल्यू देखिए 5 आई है, 5 इसे जोड़ेंगे तो 14 आ गया, यानी कि हमारा जो x और y की वैल्यू आई है वो सही है। अब यहीं पर देखिए यदि हम x की और y की वैल्यू निकालें, 9 माइनस 5 करें तो हमारा 4 आएगा। ये सिर्फ चेक करना था, ये आपको एग्जाम में करना नहीं है, सिर्फ बता दिया कि आप लोग ऐसे जब एग्जाम में करेंगे तो चेक कर सकते हैं क्या हमारी जो आंसर आई है वो सही है या गलत है। तो ये बस चेक करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला समीकरण दिया है s माइनस टी इक्वल 3, इसे हम लोग पहला समीकरण मान लेंगे। और ये जो दिया है ये देखिए भिन्न में दिया है, ये भिन्न में दिया है तो पहले इसे ऐसे बना लेंगे। उसे बनाने के लिए आइए सॉल्व करते हैं। हमारा है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6। इसको जैसे भिन्न को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं उससे वैसे ही इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये आ गया इसका एलसीएम 6, 2s प्लस 3t इक्वल 6/1। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे, 2s प्लस 3t इक्वल 36। 6 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 36 आएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से s या t का मान निकालकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से समीकरण नंबर 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है, s माइनस टी इक्वल 3, यहाँ पर 3 है। अब यहाँ से यदि हम s की वैल्यू निकाल के इसमें रखेंगे तो s को यहीं पर रहने देते हैं और इधर t माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, 3 प्लस t। ये हमारा समीकरण नंबर 3 आ गया। s की वैल्यू आ गई। अब s की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 2s प्लस 3t इक्वल 36। 2 इंटू s की वैल्यू देखिए 3 प्लस t है, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36। 2t और 3t 5t हो जाएगा। अब 6 इधर प्लस में था, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 36 माइनस 6 5t इक्वल 30। अब यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी वो आ गई 6। अब t की वैल्यू आ गई। अब t की वैल्यू को समीकरण 3 में रख देंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 हमारे पास क्या है, s इक्वल 3 प्लस टी, s इक्वल 3 प्लस टी। टी की वैल्यू हमारी 6 आई है तो टी के स्थान पर 6 रख देंगे, 3 प्लस 6, एस की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। इसमें भी देखिए पहले भिन्न में दिया था, जब भिन्न में दिया था तो इसे पहले इस प्रकार से बना लेंगे। जब इसे बनाएंगे तो समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टी की वैल्यू 6 आ गई, और जब टी की वैल्यू आ गई तो एस की वैल्यू भी निकालेंगे समीकरण 3 में रखकर। समीकरण 3 हमारे पास है 3 प्लस टी, टी का मान 6 दिया है, मतलब 6 हमने निकाला है, और निकालने के बाद 6 प्लस 3 इक्वल 9, एस की वैल्यू 9 आ गई। अब क्या ये हमारा आंसर सही है, उसे भी देख लेंगे। तो एस की वैल्यू 9 आई है, टी की वैल्यू 6 आई है, 9 माइनस 6 करेंगे 6 आ जाएगा। उसी प्रकार यदि आप इसमें भी रखेंगे तो भी हमारी जो वैल्यू आएगी वो 6 आ जाएगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला में हमारा पहला समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये समीकरण नंबर 1 है, और 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसे हल करते हैं। पहला समीकरण है 3x माइनस वाई इक्वल 9, 3x माइनस वाई इक्वल 3, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल 9। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा समीकरण है इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है। इसमें भी देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। जब हमें कॉमन दिखता है तो हम कॉमन ले लेंगे। ये हमारा समीकरण 1 है, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल 9। यहाँ से हम 3 यदि कॉमन ले लें तो 3 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल यहाँ पर 9, 3x माइनस वाई इक्वल 9/3। जब 3 से 3 कट जाएगा 3 टाइम्स 3x माइनस वाई इक्वल 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप लोग एक चीज देख रहे होंगे, यहाँ पर भी देखिए 3x माइनस वाई इक्वल 3 है, और यहाँ पर भी 3x माइनस वाई इक्वल 3। इसके पहले वाले चैप्टर में जब हमने आपको पढ़ाया था कि रैखिक होंगे, समबाती होंगे, समांतर होंगे, तो उसमें यहाँ पर आप लोग एक चीज देखिए कि यदि हम a1/a2 करें और b1/b2 करें, c1/c2 करें, तो हमारे ये जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी। क्योंकि जब यहाँ पर ये जो बराबर है, देखिए यदि हम 3/3 करें, यहाँ पर 3/3, और यहाँ पर -1/-1, -1/-1, और 3/3, ये भी कट जाएगा, 1/1 इक्वल 1/1 इक्वल 1/1। ये हमारे पास तीनों बराबर हैं। अब आप देखिए जब ये तीनों बराबर हैं तो हमने आपको बताया था कि जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2 के, तब इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो लिखिएगा यहाँ पर कि दोनों समीकरण बराबर हैं, इसे मत लिखिएगा। देखिए अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 बराबर है, और जब ये बराबर होता है तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। इसलिए चूंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनेक हल होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो समीकरण 1 है और ये जो समीकरण 2 है, ये हमारा दोनों बराबर है, और हमने आपको बताया था जब a1/a2 इक्वल हो b1/b2 इक्वल हो c1/c2 के, जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। और यहाँ पर दोनों समीकरण बराबर हैं तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यानी कि इसका कोई एक हल निकलेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हम लोग हल कर रहे थे, एक x का मान आ रहा था और एक y का मान आ रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए जब ये दोनों समीकरण बराबर हैं तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो हम कोई एक हल नहीं निकाल सकते।
इसलिए इसे बस डायरेक्ट लिख देंगे कि चूंकि समीकरण एक बराबर है समीकरण दो के, इसलिए इसका अपरिमित रूप से अनेखर होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें देखिए 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3 है, यानी कि सभी अंक के एक अंक बाद दशमलव लगा है। जब एक अंक के बाद दशमलव लगा रहता है तो हम 10 से गुणा कर देते हैं। तो यदि हम इसका हल करें, हल करने के लिए देखिए ये समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर जब यदि हम इसमें 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव इधर चला जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल 13, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। अब समीकरण 3 हो गया, इसी प्रकार ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल 23, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 4, समीकरण 3 और समीकरण 4 तैयार है। अब इससे हम x और y का मान निकालेंगे और दूसरे समीकरण में रखेंगे। यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 3 से 2x प्लस 3y इक्वल 13, x की वैल्यू यदि हम निकालेंगे 13 माइनस 3y बाई 2, 3 देखिए इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में जाएगा, 2 इधर इंटू में इधर जाएगा बटे में जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू हम इधर समीकरण 2 में रखेंगे, इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। x की वैल्यू, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 नहीं समीकरण 4 में, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 क्या है 4x प्लस 5y इक्वल 23, अब x की वैल्यू आई हमारे 13 माइनस 3y बाई 2, 4 इंटू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल 23। अब 2 और यहाँ पर 4, तो ये कट जाएगा, इंटू में कट जाएगा, यहाँ पर 2 बचा। अब इसका गुणा कर लेंगे 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल 23। अब 16 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे माइनस 6y प्लस 5y, माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस y इक्वल 23 माइनस 26, माइनस y इक्वल माइनस 3, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ गई 3। हमारे पास अब y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू निकालने के लिए समीकरण 3 में रखेंगे। ये हमारे पास समीकरण 3 है, तो बस लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है 13 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल 13 माइनस 3y बाई 2, x इक्वल 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, 13 माइनस 3 3 जा 9 बाई 2, यहाँ से आएगा 4 बाई 2 इक्वल 2। जो हमारी x की वैल्यू आई है वो 2 आई है। तो ये देखिए यहाँ पर दशमलव में था, दशमलव में था, जब एक अंक पर दशमलव था तो 10 से गुणा किए हैं, 2 अंक पे होता तो 100 से, 3 अंक पे तो 1000 से।
तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर लिए हैं। जब 10 से गुणा करेंगे तो ये जो देखिए ये दशमलव यहाँ पर है, एक अंक इधर खिसक जाएगा तो दशमलव यहाँ पर लगेगा। तो किसी भी अंक के बाद दशमलव लिखे या ना लिखे बात सेम होता है। तो 2x + 3y = 13 और 4x + 5y = 23। अब समीकरण एक हमारे पास है 2x + 3y = 13। यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लिए हैं। जब x की वैल्यू इसमें पुट किए हैं तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x के स्थान पर ही पुट करेंगे। तो 4 × 13 - 3y/2 + 5y = 23। जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई और जब y की वैल्यू आ गई तो समीकरण 3 में रख लिए। समीकरण 3 में हम समीकरण 3 है 13 - 3y/2। x की वैल्यू 13 - 3y/2 तो x = 13 - y के स्थान पर 3 रख देंगे। 13 - 3 3 × 9/2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब पांचवा करते हैं। पांचवा में हमारे पास समीकरण क्या है, √2x + √3y = 0। ये समीकरण नंबर 1 है और √3x - √8y = 0 ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसे हल करेंगे। समीकरण हमारे पास क्या है, √2x + √3y = 0। यहाँ से हम x की मान निकालेंगे तो x = √3y इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में जाएगा तो -√3y बाई √2 इधर इंटू में था इधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये समीकरण नंबर 3 आ गया। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 2 हमारे पास क्या है, √3x - √8y = 0। √3x - √8y = 0। x की वैल्यू देखिए -3 -√3y बाई -√2 √2 इंटू -√3y बाई -√2 -√8y = 0। अब इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा -3y बाई √2 इक्वल -√8y = 0। यदि इसे भिन्न की तरह इसे सॉल्व करेंगे तो -3y इक्वल, अब देखिए -8 इंटू √8 इंटू √2 का मल्टीप्लाई होगा तो √16 आएगा। तो √16 की वैल्यू 4 होती है। यहाँ पर आप लिख लेंगे 4y। अब √2 इधर बटे में आएगा इधर जाएगा गुणा में होगा तो इक्वल 0 हो जाएगा। -3y इक्वल नहीं, यहाँ पर देखिए -3y -4y है। इसे सॉल्व करेंगे तो -7y = 0। y को यहीं पर रहने देंगे 0 बाई -7 करेंगे y की वैल्यू 0 आ गई। अब जब y की वैल्यू 0 आ गई है तो y की वैल्यू समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x = -√3y/2। जब यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो -√3 इंटू 0/2। 0 का गुणा किसी से होगा 0 आएगा 0/2 यानी कि इसका वैल्यू भी 0 आ गया। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो भी 0 आ गई। इसमें रूट दिया है तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये कई बार पूछा भी गया है। तो √2x + √3y = 0। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर
जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और जब y की वैल्यू 0 आ गई तो इसे समीकरण 3 में रख दिए। समीकरण 3 में यदि हम y की वैल्यू 0 रखकर सॉल्व करें तो हमारा x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास समीकरण है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल -2। अब ये देखिए भिन्न में है तो इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। 9x माइनस 10y/6 इक्वल -2। इसे सॉल्व करेंगे तो 9x माइनस 10y/-12, ये हमारे पास समीकरण 1 हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए 2x प्लस 3y/6 इक्वल 13/6। अब आप लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जब बटे में और इधर बराबर के दाएं और बाएं पक्ष बटे में बराबर होता है या फिर कटता है तो हम लोग काट देते हैं, तो 6 से 6 कट जाएगा, बचा 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे, उसमें समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 9x माइनस 10y इक्वल -12। यदि हम x की वैल्यू निकाले तो -12 प्लस 10y/9। यहाँ से x की वैल्यू निकल गई, इधर 10 -10y था, इधर जाएगा तो प्लस 10y, 9 इंटू में था, इधर जाएगा बटे में आ जाएगा। फिर वही लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल 13। x की वैल्यू आई है -12 प्लस 10y/3 टू -12 प्लस 10y/9 प्लस 3y इक्वल 13। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, -24 प्लस 20y/9 प्लस 3y इक्वल 13। -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल बटे में 9, यहाँ पर हमने भिन्न की तरह ऐड किया है, इक्वल 13। -24 प्लस 20y प्लस 27y इक्वल इधर बटे में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। आप देखिए ये माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसे ऐड कर लेंगे 20y प्लस 27y 47y इक्वल प्लस 24। जब इसे ऐड करेंगे 141 आ गया। अब देखिए यदि हम इसमें इससे भाग दें तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। जो हमारे y की वैल्यू आई है वो 3 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, अब y की वैल्यू हम लोग समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। y इक्वल 3 समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या है, -12 प्लस 10y/9 x इक्वल -12 प्लस 10y/9। जब यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू रखेंगे -12 प्लस 10 इंटू 3/9। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, -12 प्लस 30/9 18/9 इक्वल टू x की जो हमारी वैल्यू आई है वो 2 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया।
देखिए ये भिन्न की तरह पहले दो रैखिक समीकरण दिए थे, भिन्न की तरह था। जब ये भिन्न की तरह थे तो पहले इसे सॉल्व कर लेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ गया और इसी प्रकार ये समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण 2, अब समीकरण 1 से हम लोग ने x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू निकालने के बाद समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में x की वैल्यू रखे हैं तो समीकरण 2 में x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब जब y की वैल्यू आ गई तो समीकरण 3 जो हमारे पास ये आया था इसमें हम लोग y की वैल्यू रख दिए और समीकरण 2 का मान आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग दूसरा वाला करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें y बराबर mx + 3 हो। यानी कि हमें इसे सॉल्व करना है और इसमें x और y का तो मान ज्ञात करना ही है, लेकिन हमें इसमें m का मान ज्ञात करना है और y बराबर mx + 3 ये दिया है। इसके पहले हम लोग x और y का मान निकाल लेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आसानी से आ जाएगी। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लगातार प्रीवियस ईयर में लगातार पूछा जा रहा है। तो आइए इसे हल करते हैं। 2x + 3y = 11। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। x = 11 - 3y/2। ये x की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जो दूसरा समीकरण है x की वैल्यू को समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24। x की वैल्यू हमारे पास आई है 11 - 3y/2। 11 - 3y/2 ये हमारे पास x की वैल्यू -4y = -24। अब देखिए 2 इंटू में है और 2 बटे में है, 2 से 2 कट जाएगा तो जो हमारे पास वैल्यू बचा 11 - 3y - 4y = -24। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -7y = -24 - 11, क्योंकि देखिए 11 इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। -7y = -35, माइनस से माइनस कट गया, y = 35/7। जो हमारी y की वैल्यू आई है y की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। जब y की वैल्यू समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x = 11 - 3y/2। y की वैल्यू 5 है। 11 - 3 × 5/2 जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 11 - 15/2। इसे सॉल्व करेंगे 11 यहाँ पर बचेगा -4/2 तो x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। अब देखिए x और y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें इसे सॉल्व कर m का मान निकालना है तो हम लोग यहीं पर करते हैं y = mx + 3। y की वैल्यू 5 है और x की वैल्यू -2 है। 5 = m × -2 + 3। 5 = -2m + 3। इधर देखिए प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब ये जो है -2m है, इधर करेंगे तो +2m हो जाएगा। 2m = 3 - 5, m =
-2/2 कट जाएगा तो -1 आएगा, यानी कि जो हमारी m की वैल्यू आई है वो -1 आ गई। ये हम लोग का आंसर हो गया। इसमें देखिए जो क्वेश्चन दिया था कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। यानी कि समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दिया है, तो समीकरण 1 से हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब x की वैल्यू आ गई तो हमने समीकरण 2 में रख दिया। जब समीकरण 2 को सॉल्व किए हैं तो y की वैल्यू आ गई। अब जब y की वैल्यू 5 आई है तो y की x का मान निकालने के लिए हमने समीकरण 3 में y की वैल्यू को रख दिया। जब वैल्यू रखा तो x = -2 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास दिया था y = mx + 3, तो y = mx + 3 में y की वैल्यू और x की वैल्यू हमने पुट कर दिया तो हम लोग का m का वैल्यू आ गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग तीसरा वाला करते हैं। तीसरा वाला में क्या है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है इसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और इसका हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना है। पहले इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्या है उनका अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उस संख्या को ज्ञात करना है। संख्या को ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले मान लेंगे कि माना संख्या x और y है। माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या y है, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि इसका और इसका अंतर 26 है। तो प्रश्नानुसार x - y = 26, ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक हमारे पास संख्या ये है x और दूसरी संख्या y है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये जो x है y का 3 गुना है। यदि इक्वल करना होता है तो हम इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास समीकरण 2 ज्ञात हो गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है वो खुद ही x का मान है 3y, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, x - y = 26। x की वैल्यू 3y - y = 26, 2y = 26, y की वैल्यू 13 आ गई। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम यहीं से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो y = 13 समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x = 3y, x = 3y, x = 3 × 13। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो 39 आएगी। इस क्वेश्चन में क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने पहली संख्या x और दूसरी संख्या y मान लिया। जब इसका अंतर करेंगे तो x - y = 26 और उसके बाद है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी कि जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। जब ये 3 गुनी है तो 3 से इधर
गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो हमारे पास पहला समीकरण है x माइनस वाई इक्वल 26 और दूसरा समीकरण है x इक्वल 3y। तो यहाँ पर देखिए x का मान हमारे पास 3y पता ही है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल 26। जब यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू 3y रखेंगे तो 3y माइनस वाई इक्वल 26, तो 3y माइनस वाई इक्वल 2y इक्वल 26 आ गया। अब y की वैल्यू 13 आ गई। जब y की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहीं पर रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में हम लोग y की वैल्यू रखे हैं तो x की वैल्यू 39 आ गई। अब यदि आप चेक करना चाहें तो ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। पहली संख्या हमारी x है यानी कि पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। इनका यदि अंतर करें तो 39 माइनस 13 26 आ जाएगा। अब उसके बाद क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। ये संख्या इसकी जो ये संख्या है इस संख्या की 3 गुनी है। 13 3 जा 39। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। संपूरक कोण इसमें देखिए दिया है संपूरक कोण। तो पहले ये जान लेते हैं कि संपूरक कोण होता क्या है। एक संपूरक कोण होता है और एक कोटिपूरक कोण होता है। संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और कोटिपूरक या पूरक दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। जैसे एक कोण हमारे यहाँ पर देखिए, जैसे एक कोण मान लीजिए कि हमारे पास दिया है 45, नहीं मान लीजिए 40 और एक कोण दिया है 50। तो ये जो दोनों कोण है एक दूसरे के कोटिपूरक या पूरक हैं। लेकिन संपूरक कोण जैसे दो कोणों का योग 180 है। जैसे यहाँ पर देखिए एक कोण 130 है और दूसरा 50 है, तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण है। संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो और कोटिपूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो इसे हल करते हैं। दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना बड़ा कोण और छोटा कोण x और y है। हल माना बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। देखिए संपूरक कोण है प्रश्नानुसार संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, तो x प्लस वाई x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल 180 डिग्री। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और पुनः बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पुनः बड़ा कोण x डिग्री है और छोटा कोण y डिग्री है। तो इसमें क्या है, बड़ा कोण छोटे कोण से y डिग्री 18 डिग्री अधिक है, यानी कि ये जो है इससे 18 डिग्री अधिक है। तो हमने आपको बताया था कि जब हम तुलना करते हैं तो जिधर बड़ा रहता है उसके विपरीत साइड में, यानी कि इधर हम लोग 18 ऐड कर देंगे। y प्लस 18 ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार है। अब यहाँ पर x की वैल्यू y प्लस 18 है, बस इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x की वैल्यू जो है समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री और x की वैल्यू है y प्लस 18, y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। y ऐड हो जाएगा 2y इक्वल 180 डिग्री माइनस 18 2y। अब यहां से इसको घटाएंगे 162। अब y की वैल्यू 81 डिग्री
देखिए जो y की वैल्यू आई है वो 81 डिग्री आई है, और y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल 180 डिग्री, और y की वैल्यू क्या है? x प्लस वाई की वैल्यू 81 डिग्री इक्वल 180। यहां से x इक्वल 180 माइनस 81, जब ये इसमें घटाएंगे तो 99 आएगा। हमारे जो x की वैल्यू आ गई वो 99 डिग्री आ गई। देखिए x की और y की मान आ गया, मतलब कि जो हमारे पास बड़ा कोण है वो 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। उसके बाद यदि हम लिखना चाहे तो लिख देंगे अतः बड़ा कोण x डिग्री, यानी कि अतः बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण 81 डिग्री है। हमारे पास यहाँ पर बड़ा कोण और छोटा कोण का मान निकल गया। अब देखिए यहाँ पर है संपूरक कोण। संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री है। यदि हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। इसमें यदि हम 18 जोड़े तो हमारे पास ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो सही है। तो संपूरक कोण यहाँ पर है संपूरक कोण यानी कि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, और पूरक कोण दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। संपूरक कोण में बड़ा कोण 180 डिग्री हमने मान लिया और छोटा कोण y डिग्री मान लिया। यदि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 180, और बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। 18 डिग्री अधिक ये है तो प्लस इधर करेंगे बराबर करने के लिए, और उसे हल कर देंगे तो हमारे पास बड़ा कोण और छोटे कोण का मान निकल जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग तीसरा वाला करते हैं कि इसमें एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी, और बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद को 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें है एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंद को 3800 रुपये में खरीदी। तो पहले हम एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य मान लेंगे x और y। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 38 रुपया है। 7x प्लस 6y इक्वल 3800। ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार पुनः उसने तीन बल्ले और 5 गेंद 3x प्लस 5y इक्वल 3 बल्ले और 5 गेंद को उसने 1750 रुपये में खरीदा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। एक बल्ले का मूल्य x रुपये तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, एक गेंद का मूल्य 6 रुपये तो एक गेंद का मूल्य y रुपये तो 6 गेंद का मूल्य 6y। इसी प्रकार से यह भी है। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 7x प्लस 6y इक्वल 3800। यदि हम यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो आएगा 3800 माइनस 6y
बाई 7। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? 3x + 5y = 1750। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है? 3x। ये समीकरण 2 है। अब x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, -6y/7 प्लस 5y। ये हमारे पास x की वैल्यू पुट कर दी। अब गुणा कर देंगे, 80y/7 माइनस प्लस है प्लस 5y इक्वल। अब इसका इसमें और इसका जब इसका भिन्न की तरह इसे ऐड कर लेंगे, प्लस 35y इक्वल। अब इसका इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इसे भी ऐसे लिख लेते हैं, यहां पर 17y इक्वल, इसका इसमें गुणा करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 का गुणा 0 से करेंगे 0 आएगा, 7 का गुणा 5 से करेंगे 35, 5 हो गया, तो यहाँ पर 2 रहेगा, ठीक। अब इसे आगे हल करते हैं, 17y इक्वल माइनस, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 0 जब इसमें से जाएगा और इधर ही जाएगा, ठीक। देखिए हमने पहले किया क्या, हमारे पास 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये दिया था, और हमसे 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य पूछ रहा है, तो हमने 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य x रुपये और y रुपये मान लिया। उसके बाद इसी प्रकार 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य दिया है, तो हमने समीकरण 1 समीकरण 2 बना लिया। अब उसके बाद हमने क्या किया, समीकरण 1 जो है उसमें से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू निकालने के बाद हमने समीकरण नंबर 2 में रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दिया, तो यहाँ से यदि हम y की वैल्यू निकालेंगे, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 50 आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम यदि यहाँ पर रख दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो हम लोग यहीं पर कर देते हैं, क्या है, x इक्वल 3800 माइनस 6y/7 माइनस 6 इंटू 50/7। हमारी जो x की वैल्यू आई है 300/7। इसमें से इसको घटाएंगे और इसका यदि इसमें डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, यानी कि हमारे पास x की जो वैल्यू आई है वो 50 आ गई। तो देखिए आप लोग, पहले हमने क्या किया, 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य निकाल x और y मान लिया। उसके बाद हमने समीकरण बना लिया, तो 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य दिया है, और उसी प्रकार 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य दिया है, तो हमने 1 बल्ले और 1 गेंद का मूल्य मान लिया। अब इसे समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख दिए। समीकरण 2 में रखने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यानी कि 1 गेंद का मूल्य, और जब y की वैल्यू को हमने समीकरण नंबर 3 में रखा है तो x की वैल्यू 50 आ गई। तो इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं, अतः 1 बल्ले का मूल्य यहाँ पर 500 होगा, अतः 1 बल्ले का मूल्य 500 और
एक गेंद का मूल्य 50 रुपीज। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब देखिए चौथा वाला करते हैं। इसमें क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी कि एक नगर है, उसमें एक टैक्सी के भाड़े का एक नियत भाड़ा है। अब नियत भाड़ा क्या होता है, नियत भाड़ा यानी कि जो फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए आप एक टैक्सी में बैठ रहे हैं, तो आप टैक्सी में बैठे तो आप बैठ गए, इसी का 5 रुपये लग जाएगा, उसे नियत भाड़ा कहेंगे। और उसके बाद जो आप दूरी चलेंगे उसका जो भाड़ा लगेगा वो अलग बात है। तो नियत भाड़ा क्या होता है, इसे आप लोग समझ गए कि आप यदि किसी टैक्सी में बैठ गए तो उसका एक फिक्स भाड़ा है, मान लीजिए 5 रुपये उसका फिक्स भाड़ा है, तो उसका 5 रुपये लगेगा ही। उसके बाद है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए इसमें है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा पहले हम नियत भाड़ा मान लेंगे और फिर जो प्रति किलोमीटर का भाड़ा है उसे मान लेंगे। तो आइए इसे हल करते हैं। हल, माना नियत भाड़ा x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है। तो नियत भाड़ा यानी कि जो फिक्स भाड़ा होता है वो x रुपया और 1 किलोमीटर का y रुपया, ये हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार देखिए, तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि नियत भाड़ा हो गया, उसके बाद है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये है। देखिए पहले 10 किलोमीटर के लिए, तो 1 किलोमीटर का हमारे पास y है, y हो गया। 10 किलोमीटर है 10y, इसका भाड़ा कितना है 105 रुपये, इसका भाड़ा 105 रुपये है। लेकिन नियत भाड़ा भी तो ऐड करेगा, मतलब आप टैक्सी में बैठ गए उसे भी जोड़ेगा और आप जितना चल रहे हैं उसे भी जोड़ेगा। तो ये x हो गया, x प्लस 10y इक्वल 105। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार क्या है, एक व्यक्ति है वो 15 किलोमीटर चल रहा है, तो नियत भाड़ा हो गया, उसके बाद उसका 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपये। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पर लिखिए समीकरण 1 से क्या है, x प्लस 10y इक्वल 105। x की वैल्यू निकालेंगे 105 माइनस 10y। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 3, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। समीकरण 3 में x की वैल्यू हमें पता चल गई, x की वैल्यू आई है 105 माइनस 10y। अब इसी x की वैल्यू को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, x प्लस 15y इक्वल 155। x प्लस 15y इक्वल 155। x की वैल्यू यहाँ पर रख लेते हैं माइनस 10y प्लस 15y इक्वल, ये हो गया। अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, 5y इक्वल 155 माइनस 105। 5y इसको इसमें से घटाएंगे 50 आ गया। जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ पर देखिए इंटू में है, इधर जाएगा डिवाइड में होगा, जब डिवाइड में होगा तो कट जाएगा, 10 बचेगा। अब y की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। x इक्वल लिख लेंगे y का मान समीकरण
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x इक्वल 105 माइनस 10y, x इक्वल 105 माइनस 10 इंटू 10। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आई है वो 5 है, अर्थात हमारा जो नियत भाड़ा है वो 5 रुपये है और जो 1 किलोमीटर का भाड़ा है वो 10 रुपये है। अब क्वेश्चन यहीं पर समाप्त नहीं हुआ, अब इसमें और पूछा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है तो उसका भाड़ा कितना लगेगा। तो पहले इसे समझिए कि नियत भाड़ा यानी कि जो फिक्स भाड़ा हो वो x रुपये हमने माना और 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये। अब एक व्यक्ति है वो 10 किलोमीटर चलता है उसका 105 रुपया लगता है और एक व्यक्ति 15 किलोमीटर चलता है उसका 155 रुपया लगता है। तो हम इसमें नियत भाड़ा भी ऐड कर लेंगे। जब नियत भाड़ा ऐड कर लेंगे तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसमें से हम लोग समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालकर समीकरण 2 में रख दिए, समीकरण 2 में रखे तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हमने समीकरण 3 में रख दिया तो हमारे पास x की वैल्यू यानी कि हमें नियत भाड़ा और 1 किलोमीटर का भाड़ा पता चल गया है। ये हमारे पास है, ये नियत भाड़ा है, ये नियत भाड़ा है और ये 1 किलोमीटर का भाड़ा। अब हमें निकालना है 25 किलोमीटर का भाड़ा कितना लगेगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नियत भाड़ा हमारा 5 रुपये और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। तो हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति है उसे 25 किलोमीटर जाना है, उसका भाड़ा कितना लगेगा। 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या है। 25 किलोमीटर के लिए पहले हम लोग नियत भाड़ा ऐड करेंगे और फिर 25 किलोमीटर का भाड़ा ऐड करेंगे तो 25y, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 5 रुपये है, 5 प्लस 25 गुणे y की वैल्यू 10, इसे हल कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 255 आएगी। अतः यदि 25 किलोमीटर किसी व्यक्ति को जाना है तो उसका इस प्रश्न के अनुसार 255 रुपये लगेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया मान लिया और इसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लिया, उसके बाद दो समीकरण बनाए और उसे हल किया, हमारे पास नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा पता चल गया। अब जब 25 किलोमीटर का भाड़ा पूछा है तो हम लोग पहले 25 किलोमीटर के लिए ये नियत भाड़ा ऐड करेंगे और फिर 25 किलोमीटर का भाड़ा, 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपये है तो 25 किलोमीटर का 25y होगा और यदि इसे हल करेंगे तो हमारे पास ये आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब पांचवा वाला करते हैं। इसमें क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है और यदि किसी अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो हमें वह भिन्न ज्ञात करना है, यानी कि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं तो 9/11 मिलता है और 3 जोड़ देते हैं तो 5/6 मिलता है। तो हमें अंश और हर यानी कि हमें वो भिन्न ज्ञात करना है। तो आइए इसे हल करते हैं। हल, तो इसमें हम पहले भिन्न न मानकर पहले x और y मानेंगे। अंश और हर माना, भिन्न का अंश x तथा हर y है। x अंश और हर हमने मान लिया, जब हमने अंश और हर मान लिया तो हमें भिन्न भी पता चल जाएगा। भिन्न में पहले देखिए अंश होता है फिर हर होता है, तो जो हमारे पास जो भिन्न बनकर प्राप्त होगा x/y, ये हमें भिन्न प्राप्त हो गया। अब प्रश्न के अनुसार क्या है, प्रश्नानुसार भिन्न के अंश और हर में यदि हम लोग क्या जोड़े, देखिए भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यानी कि इसके ये भिन्न है, इसके अंश और हर में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो इधर भी 2 जोड़ेंगे
और इधर भी 2 जोड़ेंगे तो ये 9/11 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने के लिए पहले इसका इसमें और इसका इसमें गुणा कर लेंगे। x + 2 = 9 ब्रैकेट में y + 2, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 11x + 22 = 9y + 18। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x y और ये 11x माइनस इधर देखिए +9y है, इधर आएगा -9y होगा, और 18 इक्वल में 18 है। अब +22 है, इधर जाएगा -22 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे 11x माइनस 9y = -4। ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 1 तैयार है। अब इस समीकरण 1 से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। इसे निकालने से पहले हम लोग दूसरा जो समीकरण बनेगा उसे देख लेते हैं। दूसरे समीकरण के लिए क्या है, इसी भिन्न के अंश और हर में यदि हम लोग 3 जोड़ दें तो जो हमें भिन्न प्राप्त होगा वो 5/6 प्राप्त होगा। पुनः इसी भिन्न के अंश और हर में, तो ये अंश ये हर, इसमें यदि हम लोग 3 जोड़ दें, इस बार हम लोग 3 जोड़ेंगे, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ेंगे तो जो समीकरण प्राप्त होगा, जो भिन्न प्राप्त होगा वो 5/6 होगा। तो इसका भी इसमें और इसका भी इसमें गुणा कर लीजिए। x + 3 = 5 ब्रैकेट में y + 3। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6x + 18 = 5y + 15। अब इसे भी सॉल्व कर लेंगे तो 6x + 5y है, इधर आएगा -5y = 15 - 18। 6x - 5y = -3। ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। तो देखिए ये हमारे पास 2 समीकरण है। अभी समीकरण से हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालते हैं। समीकरण 1 से, अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 11x - 9y = -4। 11x - 9y = -4। ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 1 है। तो यदि हम x की वैल्यू निकालें, x = -4 + 9y/11, ये x की वैल्यू आ गई। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमने क्या किया, हमारे पास पहले 2 समीकरण आया, 11x - 9y = -4 और एक आया 6x - 5y = -3। तो हमने समीकरण 1 लिया, 11x - 9y = -4। अब इससे हमने x की वैल्यू निकाली तो यहाँ पर -4 है, -4, इधर -9y है, इधर गया +9y हो गया। अब ये 11x है तो ये 11 और x इंटू में तो इधर जाएगा बटे में होगा। ये हम लोग के पास समीकरण नंबर 1 आ गया। अब हम लोग समीकरण नंबर 2 में x की वैल्यू रखेंगे। देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 6x - 5y = -3। अब यहीं पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे। देखिए 6x x की वैल्यू हम लोग रखेंगे 6 और ब्रैकेट में -4 + 9y/11, -4 + 9y/11, और यहाँ पर x की वैल्यू रख दिया -5y = -3। हमने x की वैल्यू रख दी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, -24, इसका मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो ये -24 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -11 - 5y = -3।
अब देखिए इसे भिन्न की तरह सॉल्व कर लेंगे। -24 प्लस 36y माइनस 55y बाई 11 इक्वल -3। अब देखिए ये इधर गुणा में, इधर जाएगा भाग हो जा, इधर भाग में है, बटे में है, इधर जाएगा गुणा हो जाएगा। -24 प्लस 36y माइनस 55y इक्वल माइनस, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -33। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इधर -24 है, इधर जाएगा +24 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 36y माइनस 55y, यहाँ से आएगा -19y इक्वल -33 और इधर -24 है, इधर जाएगा +24। अब उसके बाद क्या, -19y इक्वल -9, ये कट जाएगा, y इक्वल 9/19। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -24 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 54y बाई 11 -5y इक्वल -3। उसके बाद इसे भिन्न की तरह 24y प्लस 54y इक्वल माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 55y इक्वल -3 इसके बटे 11। ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसका इधर ये बटे में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -24 प्लस 54y माइनस 55y इक्वल इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा -33। अब इधर ये -24 है, इधर जाएगा +24 हो जाएगा। और ये देखिए +54y है, इधर -55y है, तो ये आएगा -y इक्वल -33 प्लस 24। जब इसे सॉल्व करेंगे तो -9 आएगा और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू हमारी 9 आ गई। अब y की वैल्यू आ गई, अब इसी y की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x इक्वल -4 प्लस 9y बाई 11। और यहीं पर हम y की वैल्यू 9 रख देते हैं। -4 प्लस 9 इंटू 9 बाई 11। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, -4 प्लस 81 बाई 11। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 77 बाई 11 और ये कट जाएगा 7। x की जो वैल्यू आई है वो 7 आ गई। अब हमें x और y की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन हमें भिन्न पता करना था। हमने भिन्न क्या माना था, हमने भिन्न माना था x बाई वाई। इसे यहाँ पर देख लीजिए, भिन्न जो हमने माना था x बाई वाई था, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या है 7 और y की वैल्यू 9। ये हम लोग का आंसर हो गया। पहले हमने क्या किया, हमें दिया था कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ देंगे तो 9/11 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाएगा। तो हमने 2 और 3 जोड़ के अंश और हर में 2 समीकरण प्राप्त कर लिया। अब जब 2 समीकरण प्राप्त कर लिया तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू को निकालने के बाद हमने समीकरण 2 में रख दिया x की वैल्यू। अब इसे रखने के बाद हमने y की वैल्यू निकाल दी और y की वैल्यू जो आई है वो हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई। अब हमने भिन्न माना था तो हमें भिन्न पूछना था कि वो भिन्न क्या होगा। यदि हम उसमें 2 जोड़ दें तो 9/11 और 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये भिन्न प्राप्त हो गया 7/9। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, तीसरे का छठवां। इसमें क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। मतलब दो लोग हैं, एक जैकब है, एक उसका पुत्र है। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष बाद और 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब अभी जो उसकी वर्तमान आयु है उसके 5 वर्ष बाद यदि हम देखें तो उसके पुत्र की आयु से जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। और यदि 5 वर्ष पहले देखें उसमें क्या है, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब कि 5 वर्ष पहले 7 गुनी थी और 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगी। तो इस समय उसका वर्तमान आयु क्या है हमें वो बताना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले हम लोग को वर्तमान आयु पूछा है, तो हम लोग वर्तमान आयु x और y मान लेंगे। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। हमने वर्तमान आयु मान लिया क्योंकि हमसे वर्तमान आयु पूछा जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जब वायु में क्वेश्चन आता है तो हम लोग वर्तमान ही मानते हैं, क्योंकि हमें पहले का पता रहेगा तब तो हम बाद का और पिछले का निकाल पाएंगे। तो हमने वर्तमान आयु मान लिया। अब इसमें क्या है, 5 वर्ष बाद, पहले है 5 वर्ष बाद, तो लिख लेंगे कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी रहेगी, तो वर्तमान आयु x वर्ष है। 5 वर्ष बाद x प्लस 5, जैसे मान लीजिए कि आपका वर्तमान आयु अभी 15 साल है, तो 5 वर्ष बाद क्या होगी, 20 साल होगी। और वैसे ही अगर उसके पुत्र की आयु अभी वर्तमान आयु 5 साल है, तो 5 वर्ष बाद 10 साल, ऐसे ही मानेंगे। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या आएगी, x प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद ये जैकब की आयु हो गई। अब 5 वर्ष बाद इसके पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु y प्लस 5 वर्ष। ये 5 वर्ष बाद हो गया। हमसे प्रश्न में क्या बोला है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी प्रश्नानुसार। पहले हम लोग जैकब की आयु रख लेते हैं x प्लस 5 और उसके पुत्र की आयु y प्लस 5। अब देखिए प्रश्न में बोला है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष की आयु हमने निकाल लिया। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि ये 3 गुनी हो रहा है। तो हम लोग तुलना करने के लिए, इक्वल करने के लिए 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 3 से गुणा कर दिए। अब हम लोग समीकरण बना लेंगे। समीकरण क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, x प्लस 5 इक्वल 3y प्लस 15। इसे एक साइड कर लेंगे, x माइनस 3y इक्वल, इधर 15 प्लस में, इधर 5 प्लस में, तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 15 माइनस 5 इक्वल 10 आएगा। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस 3y इक्वल 10। पहले हमसे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जैकब की 5 वर्ष बाद आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने क्या माना, पहले उसका वर्तमान आयु मान लिया, जैकब की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु।
जब उसके पुत्र और जैकब की वर्तमान आयु मान लिया तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद x प्लस 5 और उसके पुत्र की y प्लस 5। अब देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी ये हो रही है तो इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमने समीकरण 1 बना लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए 5 वर्ष बाद हो गया। अब 5 वर्ष पहले इस प्रश्न में क्या है? प्रश्न में है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो उसका हमने समीकरण बना लिया। अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, 5 वर्ष पहले या पूर्व? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु। अब देखिए उसकी वर्तमान आयु तो x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। तो मान लीजिए कि आपका वर्तमान आयु इसमें 15 साल है, तो 5 वर्ष पहले आपकी कितने वो साल के रहे होंगे? तो 15 में से 5 घटा दिए 10 बचा, यानी कि 5 वर्ष पहले आप 10 साल के रहे होंगे। यदि यहाँ पर हम देखें तो उसका वर्तमान आयु x साल है और 5 वर्ष पहले, तो x माइनस 5 कर देंगे तो 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी। तो जैकब की आयु आएगी 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले x माइनस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की भी आयु देखें तो y माइनस 5 वर्ष। ये जैकब की आयु 5 वर्ष पहले और पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले। तो क्वेश्चन में क्या था कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु क्या है? x माइनस 5। ये जैकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु है y माइनस 5। ये जैकब की आयु और ये उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 7 गुनी ये थी तो 7 से इधर गुणा कर देंगे। अब उसके बाद देखिए इसे भी हल करके समीकरण 2 बना लेंगे। x माइनस 5 इक्वल 7y माइनस 35। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 35 आएगा। अब इसे एक साइड कर लेंगे। x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 प्लस 5, तो इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। ये समीकरण नंबर 2 आ गया। देखिए पहले हमें क्या दिया था 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद हमने किया और उसका समीकरण बनाया x माइनस 3y इक्वल 10। अब 5 वर्ष पूर्व हमने किया तो पहले वर्तमान आयु से 5 घटा दिया जैकब और उसके पुत्र दोनों में से। उसके बाद दिया था कि 5 वर्ष पूर्व ये जो जैकब है इसकी आयु इसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो इधर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो x माइनस 5 इक्वल 7। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 7y माइनस 35। जब इसे सॉल्व किया तो हमारे पास ये दूसरा समीकरण बनकर तैयार हुआ x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमने 2 समीकरण बना लिया था। अब इस समीकरण से x और y की वैल्यू निकालेंगे। समीकरण नंबर 1 से पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारे पास क्या है? x माइनस 3y इक्वल 10। यहाँ से यदि हम x की वैल्यू निकालें तो x इक्वल 10, इधर माइनस 3y है तो इधर जाएगा प्लस 3y होगा। अब उसके बाद x की वैल्यू निकल गई, ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब इसी x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस 7y इक्वल माइनस 30। x वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल माइनस 30। अब देखिए इसे आगे सॉल्व करते हैं तो इधर देखिए प्लस 3y है और यहाँ पर माइनस 7y है, तो ये प्लस माइनस होगा तो माइनस 4y आएगा। 10 माइनस 4y इक्वल माइनस 30। अब इधर प्लस 10 है, इधर जाएगा माइनस 10 होगा।
-4y इक्वल -30 -10, -4y इक्वल -40, y से y कट गया, y इक्वल माइनस से माइनस कट गया, y इक्वल 40/4। अब ये कट जाएगा तो जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो 10 आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब इसी y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x इक्वल 10 + 3y, x इक्वल 10 + 3y। तो हम लोग यहाँ पर अब y की वैल्यू रखेंगे, x इक्वल 10 + 3 × 10, तो जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो 40, अर्थात हमारे पास जो जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु आई है, तो ये जो 40 हो गया ये जैकब की आयु और ये 10 है उसके पुत्र की आयु, तो वहीं आगे लिख देंगे। अतः जैकब की आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो ये पहले हमने दो समीकरण बना लिया। समीकरण बनाने के बाद इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करने को यहाँ पर देखिए बोला है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हमने x का मान निकाल लिया, x का मान निकाल के समीकरण नंबर 3 बना लिया। अब इसी x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो समीकरण नंबर 2 पे रखें तो हमारा y का वैल्यू आ गया। अब y की वैल्यू को समीकरण नंबर 3 में रखें तो x की वैल्यू आ गई। हमने माना था कि जैकब की आयु x वर्ष है और उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, तो x जो आया है ये x की वैल्यू जो 40 आया है ये जैकब की आयु है और ये जो y की वैल्यू 10 आया है उसके पुत्र की आयु है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब हम आपसे मिलेंगे, प्रश्नावली 3.3 को पूरा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।